एंड रेगुलर स्टूडेंट होने के साथ-साथ सीटेट की प्रिपरेशन मेरी कोर्स के जो भी मेरा सब्जेक्ट था उसके थ्रू हो गई, जैसे साइकोलॉजी वगैरह का क्योंकि जैसा कि सर बोलते हैं कि अभी प्रिपरेशन बैचेज़ है और कुछ मतलब जो लास्ट का अभी 2-3 महीने कॉलेज में जो भी पढ़ा वो सब मेरे काम आए और मेरा पेपर क्वालीफाई हो गया। तो जैसे अभी रसे को जो भूला-भटका इस कोर्स की तरफ आ गया है, लेकिन इस कोर्स को हल्के में लेके आने वाले बच्चे भी होते हैं, लेकिन हुँ, जब आप कोर्स में एक रेगुलर अच्छे कॉलेज में इस कोर्स में घुस रहे हो, तो ये हुँ। कोर्स आपको खुद बता देगा कि मुझे हल्के में मत लो। So Mansi, first of all, many congratulations. First attempt to me seated qualified, and then मतलब with this fact कि you are a regular going student और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कॉलेज में या कुछ ऐसा, you are in a टिस बॉम्बे। तो मानसी मुझे एक बात बताओ आप कि अगर सीबीएसई का कोई डेटा देखे तो उसमें ना नॉट इवन ना 15-20% स्टूडेंट्स गेट्स टू क्वालिफाई दिस। तो आप रेगुलर कॉलेज के साथ आपने सीटेट को किस हद तक सीरियसली लिया? अगर कोई स्टूडेंट टीचर एजुकेशन फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको सीटेट किस हद तक सीरियसली लेना चाहिए और किस हद तक उस पे काम करना चाहिए मानसी? ओवर टू यू मानसी, आई रियली एक्सपेक्ट यू टू गिव दिस आंसर इन अ डिटेल, ठीक है? सो मानसी। थैंक यू मैम। सबसे पहले दिल्ली बाइट्स को बहुत सारा थैंक यू कि वो शुरुआत से मतलब बीएड की प्रिपरेशन से लेके अभी मेरा सीटेट क्वालीफाई हो गया है और मैं टीजीटी वाले बैच में भी हूँ मतलब थ्रू आउट दिल्ली बाइट्स इज़ माय गुड लक क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जिसका भी मतलब मैंने दिल्ली बाइट्स से प्रिपरेशन किया है वो मेरा क्लियर हुआ है एंड होप सो जॉब तक दिल्ली बाइट्स मेरे साथ रहेगा और ब्लेसिंग्स भी सर की, आप सबकी मेरे साथ रहेंगी। बिल्कुल। एंड जैसा आपने बताया टिस मुंबई में एडमिशन हुआ है, ये भी सर की आप सबकी गाइडेंस के बिना मुश्किल था बहुत ज़्यादा नहीं होता। एंड रेगुलर स्टूडेंट होने के साथ-साथ सीटेट की प्रिपरेशन मेरी कोर्स के जो भी मेरा सब्जेक्ट था उसके थ्रू हो गई, जैसे साइकोलॉजी वगैरह का क्योंकि जैसा कि सर बोलते हैं कि ये नहीं करना, कॉलेज चले गए तो सिर्फ कॉलेज में डूब जाना है, ये सर बार-बार गाइड करते थे। और जो भी कॉलेज का सब्जेक्ट था मैंने उसको सीरियस लिया क्योंकि वो सीटेट के सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस था उसके साथ मैच करता था जैसे कि सीडीपी। तो मेरा साइकोलॉजी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया तो वहाँ से मैंने उसको रीडिंग्स के थ्रू और जो भी क्लास में होता था वहाँ से कवर किया। और जैसे क्लासेस मैं रेगुलर लाइव तो अटेंड नहीं कर पाई लेकिन बहुत लास्ट के लाइक 1 वीक में ही मैंने सीडीपी के लेक्चर्स वगैरह जो भी थे रिवाइज़ किए थे और उसके थ्रू मेरा जो भी क्लास में होता था वो एक क्विक रिवीजन की तरह मेरे लिए बन गया और उससे मेरी एक रिफ्रेश्ड मेमोरी जो मेरे एग्ज़ाम के एकदम लास्ट के मोमेंट पे काम आती है ना वैसा हो गया। और ग्रामर का जो पोर्शन था उसमें मैंने हिंदी का ज़्यादा अटेंड किया क्योंकि हिंदी पढ़े हुए शायद 7-8 साल हो चुके हैं। तो उसमें हिंदी ग्रामर का पोर्शन मुझे डेली बाइट्स का जो भी मिला वो बहुत काम आया। और इंग्लिश को मैंने ज़्यादा रेफ़र नहीं किया था क्योंकि वो डेली बाइट्स पे जब मैं जैसे बीएड की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इतना सारा पोर्शन सोशल साइंस का और इसका इंग्लिश वगैरह का मेरा सब ऑलरेडी कवर्ड था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। ल्यूसेंट का जो भी सर बोलते थे और जो भी जैसे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम जो भी पढ़ते हैं, रिमझिम मैम ने पढ़ाया था जैसे जब, तो वो सब काफ़ी हद तक याद था, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सीटेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हालाँकि मैं डरी हुई थी, इवन फॉर्म भरने के टाइम पे कि अब की बार तो कुछ नहीं पढ़ा, ना मैं लाइव क्लासेस अटेंड कर पा रही हूँ, रिकॉर्डेड भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो अब की बार तो पक्का फेल है। लेकिन फिर जैसे सर ने बोला था कि इसको बेटा एक बारी एंट्रेंस की अभी पढ़ाई करिए तो सब कुछ फ्रेश है माइंड में, तो अभी के अभी दे के इस पेपर को खत्म करो। तो फिर यही कि हाँ, सर ने बोला है एक बार दे देते हैं, देख लेंगे जो भी होगा। फिर मैंने इसी मोटिवेशन के साथ कि चलो देते हैं पेपर। मैंने लास्ट के 1 वीक में मेरी क्लासेस एंड हुई थी नवंबर में फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद मैंने 1 वीक दिया था इसके लिए दिसंबर के एंड में क्योंकि टिस में जैसे एफए होता है, तो हमारे फील्ड इंटर्नशिप्स के लिए हमें भेज दिया था और साथ में बहुत कम टाइम मिल रहा था, इवन कॉलेज के टाइम पे भी। फिर एंड में रिवीजन किया, थोड़ा क्लास का याद था और अगर कुछ भी डाउट था वो तो ऑफ कोर्स पूछ ही सकते हैं टेक्स्ट करके, लेकिन ऐसी नीड नहीं हुई क्योंकि क्लासेस बहुत ही ज़्यादा मतलब एलैबोरेटिव थी, अच्छी जैसी हमेशा होती है हर कोर्स में। फिर इस सब से मेरी हेल्प हुई, 2-3 दिन और ज़्यादा थोड़ा टफ जैसे प्रिपेयर करते वो किया एकदम लास्ट के डेज़ में और जाके पेपर दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी कितना कैसा क्या हुआ, लेकिन फिर रिज़ल्ट आया एंड आई स्कोर्ड 110 सो दिल्ली बाइट्स का जितना भी प्रिपरेशन बैचेज़ है और कुछ मतलब जो लास्ट का अभी 2-3 महीने कॉलेज में जो भी पढ़ा वो सब मेरे काम आए और मेरा पेपर क्वालीफाई हो गया।
तो जैसे अभी रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें, अगर मुझे नहीं पता बाकी कोर्स में जो बाकी कॉलेजेस है उनका सिलेबस कैसा रहता है बीएड का। लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी का सिलेबस चल रहा है तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। जो भी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आप उसको कवर करना। अगर रेगुलर और अच्छे कॉलेज में हो तो वो बहुत बेनिफिशियल है मतलब इस मामले में। और उसके अलावा जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन है इंग्लिश का, हिंदी का, वो डेली बाइट्स की वीडियो सफिशिएंट है उस मामले में। और सोशल साइंस के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आपने जैसे यहाँ से प्रिपेयर किया हुआ है, मैं वही केस बता सकती हूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी हेल्प मिलती है। और उसके अलावा जो भी सर ल्यूसेंट में मार्क कराते हैं, हर बैच में जो कराया है, उन सब से भी मेरी काफ़ी हेल्प हुई। तो बेसिकली उसको रिवाइज़ करना है एंड हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर नहीं है फिर मतलब पहले तो ये सोचना होगा कि आपने किस वजह से रेगुलर कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ। अगर आपके पहले ही मार्क्स ऐसे नहीं थे कि आप रेगुलर कॉलेज में जा पाएँ, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप रेगुलर कॉलेज में हैं, तो आपका जो भी अभी रिसेंट इतनी मेहनत करके आपने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो ऑफ कोर्स वो आपके ब्रेन में फ्रेश है। और जल्दी से जल्दी जैसे कि सर बोलते हैं, पेपर दो और खत्म करो इस वाली जो भी भड़क है सर में, उसको निकाल दो। और जो भी जैसे आपने बोला कि सीबीएसई डेटा निकालती है कि बहुत कम बच्चों का ये क्वालीफाई होता है। हुँ। तो मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है कि या तो जो रेगुलर में जाते हैं और उनका नहीं होता है, वो या तो कॉलेज की पढ़ाई को ढीला छोड़ देते हैं, मेबी, क्योंकि एक हुँ, पहले ही बहुत सर दर्द भरी प्रोसेस से आते हैं कि अब तो हो गया, छोड़ो हुँ। अभी बाद में देखेंगे। तो बाद में देखने वाला एंगल तो बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि फिर आगे का सोचना है कि किस एग्ज़ाम को हमें और देना है, टीजीटी का प्रिपेयर करना है, जिस चीज़ का भी प्रिपेयर करना है। अगर उधर से ही ढीला छोड़ के चलोगे तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपनी उस पिछले वाली नॉलेज को यूटिलाइज़ करो एंड क्लियर द एग्ज़ाम। और अगर आप मतलब ढीला छोड़ने की जैसे मैंने बात करी कि हाँ, नए कॉलेज में हो गया है, अभी 1 साल मस्त मज़े करेंगे, अभी कुछ पेपर नहीं देना है। पहली बात तो पेपर देना है, जो भी कॉलेज में हो रहा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहना है। और क्लासेस अगर जैसे मैं लाइव नहीं ले पाई, पहली बात अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है और आपको अपनी नॉलेज पे ज़्यादा ये रही है कि हाँ, मेरा तो लास्ट में थोड़े दिन पढ़ के ये हो जाएगा, तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन रखती है। जैसे बीएड में जब मैंने शुरुआत में एनरोल किया था, तो मैं बहुत रेगुलर थी क्लासेस में। वो इसलिए थी क्योंकि तब मेरा डिसिप्लिन एकदम हिला हुआ था पूरी तरीके से। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी रिवाइज़ किया जितना भी उसके बेस पे मुझे लगता है कि एंड में पढ़ के भी हो गया। लेकिन अगर आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है तो कॉलेज से आओ, फ्रेश वगैरह सब होके अपना अच्छे से और 9 बजे क्लास लेने बैठ जाओ प्लीज़। और उसके थ्रू अपने काम को कंप्लीट करो। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एंट्रेंस नहीं हुआ था तो सीटेट उसमें और ज़्यादा एक हाँ, प्लस है कि हाँ, सही बात हाँ, है। वो और ज़्यादा मतलब प्रेशर रहेगा माइंड पे कि अरे एंट्रेंस भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो उसमें कोचिंग की सारा जो भी मटेरियल है वो हेल्प करेगा, जितना भी मैंने कवर किया उससे मेरी बहुत अच्छी हेल्प हुई। रिवीज़न बेसिकली मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया सीटेट के टेरीबाइट्स के मटेरियल्स। ओके। सो मानसी, आई मीन जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन करा है ना, आई बिलीव यहाँ से कोई भी हमारा स्टूडेंट देखेगा जो पहली बारी सीटेट का नाम ही सुन रहा है या फिर पहली बारी उसको पता ही चल रहा है कि अच्छा बीएड के बाद हमें सीटेट भी क्लियर करना है, तो उसको समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनानी है। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानसी, कि अगर हम सीटेट के पेपर 2 को अगर थोड़ा-सा हम उसे सेपरेट करें, उसके सब्जेक्ट्स को हम लोग थोड़ा-सा अगर इंटीग्रेट करें बेसिकली, और सिंस आपका बैकग्राउंड सोशल साइंस का है, आप पेपर हुँ, 2 हुँ। में अपीयर हुए, तो जो पेपर 2 का रेशियो रहता है, वो रहता है 30:60:30:30 का, हुँ, हुँ। ठीक है? जिसमें बीट सीडीपी एंड ऑल आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है मानसी, कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना, जो सीडीपी को पहली बारी सुन ही रहे होते हैं। मतलब उनके हुँ, लिए नाम ही है जो सीडीपी होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अरे ये क्या है? मतलब वो अगर पहली बारी बीएड करने आए हैं, तो मुझे लगता है उन्हें सीडीपी के बारे में पहले पता होता है। सोशल साइंस का कंटेंट वाला पार्ट, लैंग्वेज को कैसे एनहांस करें। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाने हैं, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ना है। और पीवाईक्यू भी तो भाई पता नहीं, जब से सीटेट शुरू हुआ है 2011-12 से लेके बैठ जाएंगे। तो आप जरा इस पूरे मसले को सब्जेक्ट वाइज बताओ कि किसी स्टूडेंट का अगर कोई पोर्शन वीक है तो वो उसको कैसे एग्जाम लायक बनाए, कोई पोर्शन अगर एवरेज है तो कैसे उसको इनहेंस करे, मानी इसको जरा आप सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन करो, ठीक है? जो पहले तो आपने पीवाईक्यूज़ के बारे में बात करी मैम कि बच्चे सीटेट जब से शुरू हुआ है वहाँ से लेके बैठते, तो ये स्ट्रैटेजी गलत है, क्योंकि आपको बैकवर्ड्स जाना है। अगर अभी दिसंबर 2024 में हुआ है और अगला एग्ज़ाम जून में होगा, तो आपको पहले दिसंबर 2024 पे जाना है, उसके बाद बैकवर्ड्स आपको एग्ज़ाम्स देखने हैं। ये नहीं करना है कि सीटेट का सबसे पहले वाला लेके बैठ गए और एंड तक आए जब तक आपकी मोटिवेशन उड़ चुकी है कि ये क्या है।
तो बैकवर्ड्स करना है, पीवाईक्यू देखने हैं तो। और जैसे सीडीपी का पोर्शन है, अगर उस टाइम आपके कॉलेज में चल रहा है तो ऑफ कोर्स आपके टीचर्स भी अच्छे से सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगे। और जो सीडीपी का पोर्शन है वो मोस्टली थ्योरीज पे बेस्ड ही उसमें क्वेश्चन आते हैं, स्किनर की जितनी भी इनकी जो थ्योरीज होती है उन सब के बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब उसके लिए आपको वो थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी और अच्छे से समझनी पड़ेगी। और अगर जैसे मोस्टली बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देखेंगे जो डेली बाइट्स की सब्सक्रिप्शन शायद नहीं लेंगे, उनको लगता है क्योंकि वो खुद ही कर लेंगे। तो उनके लिए ये है कि आप यूट्यूब पे एटलीस्ट मतलब कुछ सीडीपी का पोर्शन गूगल करो, उन थ्योरीज को कहीं से भी मतलब ढूंढो और उनके ऊपर बेसिक्स क्लियर करने हैं सीडीपी के पोर्शंस के बारे में, मेन यही है। और उसमें आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसने दी है, ये वाली थ्योरीज इसकी है। और इसमें कई सारे वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं काफी सारे सीडीपी के अंदर, क्योंकि सारे थिंकर्स को हम एकदम पढ़ते हैं तो मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा थ्योरी वाइज तो एग्जाम में जाके बेशक फंसोगे। जैसे अब की बार एक थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो मेटाकॉग्निशन है उसका क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा ये लगा कि इसमें पक्का मोस्टली बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड प्लस उसके अंदर एग्जाम्पल मिक्स करके पूछा हुआ था यस। उन्होंने। हुँ। तो अगर आपका बेस एकदम अच्छे से क्लियर नहीं है ना थ्योरी के बारे में ढंग से, तो नहीं होगा सीडीपी वाला पोर्शन, फिर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो हुँ, वर्क ऑन थ्योरीज एंड फैक्ट्स एज वेल, मतलब ईयर नहीं रटने हैं लेकिन कौन सी किसकी है और उसका एकदम अच्छे से याद करके कि हाँ ये इस तरीके से है। इनफैक्ट आप उनके एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए कि जो ये वाला थ्योरी जो मिली है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था। जैसे पावलो का है तो उसने डॉग पे क्या एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। अगर आप हुँ। पूरे एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ लेंगे तो फिर आपके दिमाग में वो और अच्छे से बैठ जाता है, उसके थ्रू याद करेंगे। और जैसे जो भी थ्योरी होगी उसको आप ऐसे पढ़े कि मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, मतलब जब मेरे स्टूडेंट होंगे, मैं अगर टीचर हूँ तो मैं उसके उस थ्योरी से जो भी अंडरस्टैंडिंग हमें मिली उसको कैसे अप्लाई, मतलब अपने याद करने के तरीके ढूंढो ताकि थ्योरी भूल ना जाओ। और मिक्स तो बिल्कुल नहीं करनी है, एक मिक्स हुई तो पूरे क्वेश्चन में। और कई बार ऑप्शंस भी ऐसे काम आते हैं कि ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अ, ये वाली जैसे एक उसका नाम दे दिया थिंकर का जो भी, और उसके ये 4 कॉन्सेप्ट है तो कौन सा है इनमें से जो इसका नहीं है, तो आपको 3 तो पता चल ही गए। अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि 3 तो इसी के हैं, तो मतलब एमसीक्यू से भी मिक्स एंड मैच करके अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो निकाल लो कि अच्छा ये वाले इस ऑप्शन में चले गए तो ये इधर तो मैच नहीं ही करेंगे। और बाकी थ्योरीज क्लियर रखो, इसमें मेन यही है। और सोशल साइंस का जैसे पोर्शन है उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी लुसेंट को रट के चले जाएंगे और उसी में से आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में जैसा कि सर बोलते हैं ऐसे होते हैं, वो तुम्हें मारने फंसाने के लिए आते हैं। उन पे टाइम वेस्ट मत करो, उनको एंड तक बचा के रखो। मैंने भी यही किया था। मुझे 130 क्वेश्चन के अराउंड ये था कि चलो इतने ठीक है, और बाकी में तुक्के लगाने होते हैं हर एग्जाम में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग क्योंकि नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे यस। कभी नेगेटिव मार्किंग ना आ जाए इसमें तो सब पहले प्लीज जो दे सकते हैं दे के खत्म कर दो। तो फिर मैंने कुछ क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ दिए कि ठीक है इनको मैं बाद में देखूंगी। तो हमेशा कुछ सोशल साइंस में ये से क्वेश्चन आएंगे फैक्ट बेस्ड जो नहीं आते होंगे, उनमें सब हुँ, तुक्का लगाते हैं, मैंने भी लगाया है, हुँ, पता नहीं हुँ। वो ठीक हुए या गलत हुए। और उसके अलावा जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें वही टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसा होता है, जो भी डेली बाइट्स की फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है वो सब देख सकते हैं। उनमें यही है कि आप बच्चे को मतलब उधर थोड़ा बहुत झूठ का भी एक्सपेक्ट रहता है कि मतलब शायद असल में आप ये ऑप्ट करोगे कि ठीक है इस एंगल पे आके तो बच्चे को पीटी देना चाहिए, लेकिन एग्जाम में प्लीज अपना वो शो नहीं करना है कि हाँ इधर तो मैं वो कर ही दूं। मतलब थोड़ा-सा सेंसेस के साथ कि ठीक है, इस चीज़ को एमसीक्यू में मार्क नहीं करेंगे, असल में बेशक कर देंगे, हालाँकि नहीं करनी चाहिए उधर भी। हाँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की हेल्प लेंगे उधर, और पेडागोजी बेस्ड कंटेंट होता है। तो आप अगर सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो आपको पता होगा कि ठीक है, इस वाले पोर्शन में ये करना है, वो करना है। और हुँ, अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करेंगे, तो उसमें जो पैसेज पार्ट आता है, वो काफ़ी ईज़ी था अब की बार, मुझे ऐसा लगता है। और उसके अलावा हुँ, ग्रामेटिकल पोर्शन है जो भी, तो उसके लिए आप कोई भी अच्छी जो भी मार्केट में फेमस बुक है इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की, वो ले सकते हैं। हुँ, हुँ। और सिनोनियम वगैरह बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल पोर्शन। और ये क्लॉज वगैरह, इसमें कौन-सी मतलब अलिटरेशन है, मेटाफर है, ये सब क्या है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो ग्रामेटिकल पोर्शन ही है, उसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आप 1 दिन पहले पढ़ के कर लेंगे। थोड़ा बेस होना चाहिए एक तो, और अगर मतलब इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की कोई भी बेसिक बुक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चलती है, उसको पढ़ लेंगे एक बार ढंग से तो हो जाएगा वो वाला पोर्शन। चलो बहुत बढ़िया मानसी। मानसी नाउ कमिंग टू द बेसिकली सेकंड लास्ट क्वेश्चन इफ आई वुड से कि जैसा आपने शुरू में ही बताया कि डेली वाइब्स पे आप एकदम शुरू से जुड़े हुए हो बीएड प्रेप से लेके फिर सीटेट आया फिर उसी लाइफ में आपने टीजीटी को भी ज्वाइन कर लिया। तो मानसी मेरा ये मानना है कि 2024 इज मोर लाइक योर ईयर।
डीयू पे आपने कदम रखा, डीयू आपका क्लियर हुआ। आरआई पे आपने कदम रखा, आरआई क्लियर हुआ। अगर आईपी की बात करूँ तो स्पेशल एजुकेशन में यू आर रैंक 1। तो उसी लिए में आपने सीटेट को भी बहा के आप ले गए बहुत अच्छे मार्क्स से लाइक 100 प्लस एंड ऑल। तो मानसी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका डेली वाइब से ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी आप टीजीटी में क्लासेस ले रहे हो तो कैसे आप बच्चों को रिकमेंड करोगे और किस हिसाब से आप अपने रॉ एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करोगे? बिना कोई मतलब ऐसे कि नहीं-नहीं चीज़ें तो ऐसी थी, मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। एकदम रॉ एक्सपीरियंस को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे मानसी? अगर मानसी। कोई भी बच्चा ये इंटरव्यू देख रहा है, तो उसके लिए सबसे पहली लाइन यही है कि ये एकदम रो एक्सपीरियंस है। कोई लाग-लपेट इसके अंदर नहीं है और सबसे ज़्यादा मैं वेल बिल्ड कनेक्शन बताऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सर से घंटों फ़ोन पे बात करने मुझे मिल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभिलाष सर ही मेरी डेली बाइट्स पे मतलब मेन सपोर्ट है कि हाँ, सर इस कोर्स में तो इस कोर्स में तो मैं जा रही हूँ। मैंने ओके। जॉब रेडी स्किल वाला भी जॉइन किया मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं डेली बाइट्स को सिर्फ़ इसलिए देखती हूँ क्योंकि वहाँ का कोर्स कंटेंट अच्छा है। मैं इससे मतलब कोर्स कंटेंट हो सकता है कहीं और जगह पे अच्छा होता हो। मैं मेनली डेली बाइट्स पे इसलिए हूँ क्योंकि जो भी सर बातें करते हैं वो उनसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाती हूँ। मतलब ये नहीं होता कि हमें 9 बजे कॉल पे बुला के बिठा रहे हैं तो उसमें ये कर रहे हैं क्लास में कि पूरे टाइम आपको रटवा दिया कुछ भी और फिर जाओ जिसको जो करना है। उसके लिए आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और हमेशा सर के आधे घंटे के शुरुआत में और आधे घंटे के एंड में और इनफैक्ट हो सकता है बीच में भी किसी बच्चे की क्लास लगाते टाइम कुछ भी हुँ, हुँ। मोटिवेशन की बात या फिर एक जो ट्रुथ होती है लाइफ की जो कई बार हम 20s की जिस एज में हमें लगता है दुनिया हमारी है, हम सब जीत लेंगे पहली बार में ही, तो सर एक रियलिटी चेक देते रहते हैं। हुँ, हुँ। उससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है और हुँ, मतलब मैं सर के लिए बियॉन्ड थैंकफुल हूँ मतलब अगर कोई वर्ड नहीं है थैंक्स के अलावा मेरे पास उनके लिए, कुछ हुँ, होता तो मैं शायद बोल देती। मतलब सर ही मेरा मतलब मेन कारण है कि मैंने हर एक एग्ज़ाम को क्लियर किया है क्योंकि उनके वर्ड से मैं हमेशा मोटिवेटेड रही हूँ, हुँ। कि हाँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। इनफैक्ट सीटेट में भी मैं सोच रही थी फॉर्म भरूँ, ना भरूँ क्योंकि अब की बार तो कुछ नहीं पढ़ा है। ना मैंने क्लासेस ली है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वही फिर सर की बात की दे दो, दे के खत्म कर दो, तो फिर दे सही दिया। बात और है। इसके अलावा जैसे बाकी टीचर्स भी मतलब सारे ही मैंने कभी भी कोई भी डाउट पूछा उसका मतलब बहुत अच्छे से मुझे रिप्लाई मिलता है। इंस्टाग्राम पे कभी भी उनको टेक्स्ट करो और इनफैक्ट मैम से जो भी हैंडलर मैम है, मतलब मुझे नाम नहीं याद है हाँ, श्रेया मैम सॉरी। उनकी हमेशा मतलब मैं जब भी उनको टेक्स्ट करती हूँ एक डिटेल्ड मेरा लॉन्ग बहुत लंबा मैसेज रहता है, उनको वो आराम से पढ़ती है, कई बार सर को उसको फॉरवर्ड करती है, फिर सर का ऑडियो मैसेज आता है कि मानसी इधर ये है, वो है। मतलब एक बहुत ही जैसे पर्सनल कनेक्शन है मेरा डेलीबाइट से मैं ये कहूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो मेरे एग्ज़ाम लीक करा के दे रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि मुझे जब भी सपोर्ट चाहिए मुझे डेलीबाइट से मिलता है। मैं जॉब रेडी स्किल जो भी कोर्स था उसमें भी थी। मतलब हर एक कोर्स जहाँ डेलीबाइट्स लिखा है आई विल बाय इट ओके। टिल डेट आई हैव मनी। हुँ, हुँ। क्योंकि उधर से तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा लेके गई हूँ। इट्स माय गुड लक एंड आई रियली विश कि ये हमेशा मेरा गुड लक रहे एंड आई विश कि ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत-बहुत ज़्यादा ग्रो करे क्योंकि यहाँ पे हर एक किसी की मैंने जेन्युइन इंटेंशन देखी है, यहाँ पे कोई बच्चों को लूट नहीं रहा है पैसे देके किसी भी फ़ॉर्म में। आप यहाँ से आओगे तो मतलब कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लेके सीख के जाओगे। एट लीस्ट शायद आपका कोई कोर्स क्लियर ना हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो, लेकिन एक रियलिटी चेक मिलेगा। एक ट्रुथफुल बंदे आपको मिलेंगे जो आपको मिर्च मसाला लगा के ये नहीं सिखाएँगे, "अरे! आप तो बहुत अच्छे हो।" दे विल शो यू योर रियलिटी। दैट्स इट। very good, Mansi. This was really great thing to hear for our institution and all. क्योंकि जहाँ पे आप बहुत शुरू से रहते हो ना वहाँ पे तो एक पर्सनल कनेक्शन बन ही जाता है। इस बात को तो मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मानसी, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन एज़ आई सेड बिफोर इट कि दैट वुड बी योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन कि एक सम अप लाइन हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्या रहेगा? जो बच्चे पहली बारी बीएड कर रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ना रहता है कि नहीं मुझे बनना तो टीचर ही है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, भूले-भटके आ जाते हैं बेचारे बीएड कोर्स में। फिर भूले-भटके उन्हें पता चलता है कि अच्छा सीटेट करना है, अच्छा सीटेट के बाद ऐसे वैकेंसी आती है। तो उन सारे बच्चों के लिए एक सम अप लाइन क्या रहेगा जो आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे या फिर जो ऑनगोइंग आपकी एक्सपीरियंस चल रही है उससे आप बताना चाहोगे? मानसी। जैसे आपने बताया कि भूले-भटके बच्चे इस कोर्स में आते हैं, मैं भी उसी किस्म के बच्चों में से एक हूँ जो भूला-भटका इस कोर्स की तरफ आ गया है। लेकिन इस कोर्स को हल्के में लेके आने वाले बच्चे भी होते हैं,
लेकिन हुँ, जब आप कोर्स में एक रेगुलर अच्छे कॉलेज में इस कोर्स में घुस रहे हो, तो हुँ, ये हुँ। कोर्स आपको खुद बता देगा कि मुझे हल्के में मत लो, ओके, क्योंकि पूरे टाइम आपको बहुत सारी थ्योरीज़ रटवाई जाएगी अच्छे से समझा के, ताकि आप उनको अच्छे से एप्लाई करें और एक बहुत अच्छे टीचर बने। मतलब अगर आप एक बहुत अच्छी जगह हैं, तो आपके अंदर से एक रियल टीचर निकाल के ही आपको वहाँ से बाहर भेजने वाले हैं। तो कोर्स हुँ, हुँ, बेशक से हल्के में ले लिया है, लेकिन आगे की हुँ, जो भी प्रोसेस है, या तो कोर्स आपको बता देगा, और नहीं तो जैसे अगर ये भी मानते हैं कि कुछ लोग गलती से इस कोर्स की तरफ आ गए हैं, तो मैं यही मानती हूँ कि फिर उनका मोस्टली ऐसा होता है, या तो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो ये सोचते हैं कि चलो टीचर ही बन जाएँगे। तो अगर करेक्ट, आप टीचर बनने आ गए हो, तो फिर इस फ़ील्ड के बारे में आप पूरी नॉलेज अच्छे से निकाल लो कि कौन-सा एग्ज़ाम देना है, किधर देना है, कब, और उसके लिए कितनी क्या प्रिपरेशन चाहिए। ये नहीं करना है मतलब इस कोर्स में घुस गए, ठीक है, अब 2 साल बाद देखेंगे, 2 साल के लिए फ्री हो गए, नहीं। ये कोर्स बाकी कोर्सेज़ के जैसा ही है, जैसे आप बीए करके आए हो, एमए करके आए हो, उसमें जैसे 2-3 साल पता ये सर की लाइन है, मेरी नहीं है। मैं सर की लाइन से बोल रही हूँ। जैसे 2-3 साल डिग्री करी एक, फिर उसके बाद 2 साल और एक डिग्री कर ली, ऐसे ही 2-3 साल की ये और एक डिग्री है। अगर इसको ऐसे ही ट्रीट करोगे, इसमें कुछ प्रोफ़ेशनल स्किल एक्स्ट्रा नहीं सीखोगे, और इसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या जो भी आपको करना है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे, पूरी नॉलेज नहीं रखोगे, तो फिर 3 साल बाद या 2 साल बाद ऐसे ही खड़े होंगे कि हम अब क्या करें? और फिर शायद कोई कोर्स नहीं होगा, क्योंकि मेबी हम 25 इयर्स प्लस हो जाएँगे, और उसके बाद वही पेरेंट्स वगैरह सब सोशल जितनी भी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, वो सब आएँगी। तो अगर कोर्स में आप घुस गए और फाइनली इसको सोच लिया है कि हाँ, ये करना है, तो उसको सीरियसली लो। इसके सारे सीटेट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचर के, इवन प्राइवेट फ़ील्ड को भी अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि मैं खुद भी ये नहीं बोल सकती कि मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई नहीं बोल सकता जब तक हो नहीं जाता है। तो अच्छे से हर एक एग्ज़ाम का, प्राइवेट फ़ील्ड का, अपनी स्किल्स ऐड ऑन करने का हर एक तरीके से पता लगाओ, और फिर मतलब अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच मानसी, दिस वाज़ मतलब आई रियली फील सो गुड एंड आई बिलीव जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ ना, वैसा ही हमारे ऑडियंस भी फ़ील करेगी जब वो इस कन्वर्सेशन को सुनेंगे और इस कन्वर्सेशन को वो कोशिश करेंगे कि वो इसे रिलिव करें। सो थैंक यू सो मच मानसी फॉर योर वर्ड्स एंड फॉर योर टाइम। दिस वाज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव एन कम्युनिकेशन विद यू। थैंक यू सो मच मानसी। थैंक यू। थैंक यू मैम।